कहा कि आई नो राहुल हु इज ए क्लेवर बॉय। तो अगर हम ये पोर्शन नहीं बोले, आइए बोले कि हु इज ए क्लेवर बॉय, जो एक चालाक लड़का है, तो आप समझ गए कि इसकी बात हम कर रहे हैं? नहीं, यानी इसका अपने आप में पूरा पूरा अर्थ नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि हम खाली कहें कि आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, तो आप नहीं समझे कि हम क्या कह रहे हैं? नहीं, तो इसका क्या है, मैं राहुल को जानता हूं, तो इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, हमने कहा कि सी gave me a book that is very interesting. She gave me a book that is very interesting. ठीक है, तो यहाँ क्या है, she gave me a book, और दूसरा क्या है कि that is very interesting. She gave me a book, वह मुझे किताब दी, that is very interesting, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर हम ये नहीं बोले, खाली इतना बोले कि सी गेव मी ए बुक, वह मुझे किताब दी, तो उसका अर्थ क्लियर हो रहा है ना? हो रहा है, वह मुझे किताब दी, पूरा पूरा अर्थ है। लेकिन इसको हम नहीं बोल के अगर हम इसको बोले कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इधर कुछ नहीं है, तो आप समझ रहे हैं कौन सी इंटरेस्टिंग है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए इसका अपने आप में पूरा पूरा अर्थ नहीं है, इसलिए ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता। और सी गेव मी ए बुक, वह मुझे किताब दी, इसका पूरा पूरा अर्थ जाहिर है, इसीलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब वो क्या है, वो बात की बात है। अभी खाली प्रिंसिपल साहब को चीनिए, पहचानिए कि वो क्या है, समझ गए ना बात? तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। हमने कहा कि वो क्लॉज जो अपने आप में पूरा पूरा अर्थ रखता हो और अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित न हो, तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। अब दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहां वहां लिखे हैं साइड में, वो इसलिए लिखे हैं कि इसी एग्जांपल से उसका भी काम हमको चला लेना है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसा कि उसका हम एक और नाम लिखे थे बोर्ड पर, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंड माने आश्रित, आश्रित तो कहते हैं ना कि फलाना मेरे ऊपर डिपेंड है, नोट्स के लिए मेरे ऊपर डिपेंड है, अपने नहीं लिखता है, तो इसलिए वो आश्रित है, मेरे ऊपर आश्रित है, ठीक है। जैसे आज के लड़के टोटल टीचर लोगों पर ही आश्रित हो जाते हैं, अपना थोड़ा भी मेहनत करना नहीं चाहते हैं, थोड़ा भी अपना श्रम करना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं सब चीज रेडीमेड मिल जाए और हम उसको भटक लें। इसलिए अपना हाथ पैर चलाइए, अपना थोड़ा मेहनत बनाइए, तब आपका मसल्स बनेगा। एक्सरसाइज दूसरा करेगा और मसल्स आपका बनेगा, ये कैसे होगा? ठीक है ना? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज यानी आश्रित वाक्य खंड कहते हैं, ये क्या है भाई? तो जो क्लॉज अपने आप में, फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, जो क्लॉज अपने आप में पूरा पूरा अर्थ नहीं रखता हो, क्या नहीं रखता हो? पूरा पूरा अर्थ नहीं रखता हो
और अपने अर्थ की पूर्णता के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो, अपने अर्थ की पूर्णता के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो, तब उसको सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, यानी आश्रित वाक्य खंड कहा जाता है। समझ गए बात? फिर बोलते हैं कि जो क्लॉज अपने आप में पूरा पूरा अर्थ नहीं रखता हो और अपने अर्थ की पूर्णता के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो, तब उसको सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, बिकॉज इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज। विदाउट द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज इसका अर्थ क्लियर नहीं हो सकता है। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के मदद का इसका अर्थ नहीं क्लियर होगा। जैसे हमने कहा कि आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, इतना ही हम कहेंगे तो आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन यदि हम खाली इतना कहे कि हु इज ए क्लेवर बॉय, जो एक चालाक लड़का है, तो कौन? पता नहीं। जब हाथ हटाएंगे तब पता चलेगा कौन चालाक है। कौन चालाक है तब पता चल रहा है कि राहुल। किसमें है? प्रिंसिपल क्लॉज में। यानी प्रिंसिपल क्लॉज का राहुल जो है ये चालाक लड़का है। तो जब तक इसका सपोर्ट नहीं लीजिएगा इसका अर्थ क्लियर नहीं होगा, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ गए बात? सी गेव मी ए बुक, वह मुझे एक किताब दी। ठीक है, सी गेव मी ए बुक, वह मुझे एक किताब दी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने खाली कहा कि सी गेव मी ए बुक, पूरा पूरा अर्थ है, इसीलिए वो प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन अगर हम खाली कहें दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो समझ रहे हैं क्या चीज इंटरेस्टिंग है? नहीं। जब हाथ हटाएंगे तब पता चलेगा क्या चीज इंटरेस्टिंग है। क्या चीज इंटरेस्टिंग है? किताब। ये किताब कहाँ है? प्रिंसिपल क्लॉज। इसीलिए ये अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नहीं समझे? तो इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने आप में पूरा पूरा अर्थ रखता है और अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने अर्थ के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। अपने आप में उसका पूरा पूरा अर्थ जाहिर नहीं होता है। जब तक प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा नहीं दीजिएगा वो खड़ा ही नहीं हो सकता है। इसलिए यह सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये भी तीन तरह का होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का होता है तीन ठो, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। अब हमने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन तरह का होता है। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने कहा कि तीन तरह का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। तब नाउन क्लॉज क्या करता है? नाउन का काम करता है। ठीक है, यानी नाउन का जो काम करे वह नाउन क्लॉज कहलाता है।
अब है कि इससे काम नहीं चलेगा। वाक्य में अगर एक से ज्यादा क्लॉज होंगे तो प्राय किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े होंगे। मान लीजिए दो चीज को जोड़ना है तो ज्वाइंटर चाहिए ना वहां, तो जब ज्वाइंटर लगाएंगे तो अब जुटेगा कोई चीज। तो इसीलिए सेंटेंस का ज्वाइंटर जो है वो कंजंक्शन होता है। तो वाक्य में अगर एक से ज्यादा क्लॉज होंगे तो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े होंगे। ठीक है, तो नाउन क्लॉज जो है ये प्राय आप ऐसे समझ लीजिए कि दैट या WH वर्ड से जुड़ा होता है। WH वर्ड से जुड़ा होता है। WH वर्ड्स क्या हैं? WH से शुरू होने वाले शब्द हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, which। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये WH वर्ड्स हैं। तो नाउन क्लॉज किस कंजंक्शन से जुड़ता है? दैट या WH वर्ड से। ठीक है, और इसको हम सरल आपको करते हैं कि जब भी कोई क्लॉज दैट से जुड़ा हो, किसी से, दैट से जुड़ा हो और उस दैट का अर्थ अगर हिंदी में की निकले, क्या निकले? कहरसई की निकले तो दैट के बाद वाला क्लॉज हमेशा नाउन क्लॉज होता है। समझ लीजिए इसी तरह बात कि हमने कहा कि जब भी कोई क्लॉज दैट से जुड़ा हो और उस दैट का अर्थ अगर हिंदी में की निकले तो उसके बाद वाला क्लॉज हमेशा नाउन क्लॉज होता है, उसमें कुछ नहीं बट सोचना है। जैसे द टीचर said that the earth is round. The teacher said that the earth is round. टीचर ने कहा कि the earth is round, पृथ्वी गोल है। ठीक है, एक क्लॉज हो गया द टीचर सेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब दैट का अर्थ निकला है कि, इसलिए इसके बाद वाला क्लॉज ये नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, तो एक ही बात मैंने कहा कि जब भी कोई क्लॉज दैट से शुरू हो और उस दैट का अर्थ यदि हिंदी में की निकले तो उसके बाद वाला क्लॉज नाउन क्लॉज होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में दैट छिप जाता है, यानी दैट का प्रयोग नहीं भी होता है, लेकिन हिंदी में जब अनुवाद कीजिएगा तो वहां की का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। इसलिए बिना दैट के ही वह क्लॉज नाउन क्लॉज होता है। जैसे आई फील she was busy. I feel she was busy. मैं महसूस करता हूं कि वह व्यस्त थी। तो I feel प्रिंसिपल क्लॉज। अब दैट यहां नहीं है, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? मैं महसूस करता हूं कि वह व्यस्त थी। तो बिना दैट के ही यह नाउन क्लॉज हो गया। समझ गए ना बात? फिर तो ये दैट से हो गया, या हमने कहा कि WH वर्ड से जुड़ा होता है, WH वर्ड से जुड़ा होता है। तो अब इसको समझिए कि WH वर्ड से अगर जुड़ा है कोई क्लॉज, यानी जब भी कोई क्लॉज WH वर्ड से जुड़ा हो और उस WH वर्ड का अर्थ अगर हिंदी में ककार से निकले, ककार माने क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द, जैसे कब, कौन, कहाँ, किसने, किसको, किससे, कैसे, अगर ये निकले तब वह क्लॉज नाउन क्लॉज होता है। ठीक है,
जैसे आई नो हाउ ही गॉट इट। तब क्या है, मैं जानता हूं हाउ ही गॉट इट, वह इसे कैसे पाया। ठीक है, तो आई नो प्रिंसिपल क्लॉज, हाउ का अर्थ निकला कैसे, यानी नाउन क्लॉज। ठीक है, हमने कहा कि आई do not know why he is angry। I do not know why he is angry, मैं नहीं जानता हूं वह क्यों नाराज है। तो why का अर्थ निकला क्यों, यानी क से ककार से, इसलिए ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया नाउन क्लॉज। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि जब भी कोई क्लॉज दैट से शुरू हो और दैट का अर्थ अगर हिंदी में की निकले तो वह क्लॉज नाउन क्लॉज होता है। WH वर्ड से शुरू होने वाला क्लॉज भी नाउन क्लॉज होता है यदि उसका अर्थ हिंदी में ककार से निकले, यानी क वर्ण से निकले। तीसरी बात है इसमें कि डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच पढ़े ना, नरेशन, तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाला क्लॉज हमेशा नाउन क्लॉज होता है। इसमें कहीं इफ बट कुछ नहीं सोचना है। जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लॉज आएगा डायरेक्ट स्पीच में तो वह नाउन क्लॉज ही होगा। जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि डायरेक्ट स्पीच में जितना भी क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है ये हमेशा नाउन क्लॉज होता है। ठीक है, रानी सेड, चाहे सेज लिख देता नहीं, लिख दे रहे हैं, सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू पटना, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। रानी सेज टू मी आई एम गोइंग टू पटना। तब ये क्या है कि ये डायरेक्ट स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये दूसरा क्लॉज हो ही नहीं सकता है। ये जब होगा तो नाउन क्लॉज ही होगा। समझ गए बात। तो ये हो गया क्लॉज के बारे में। उसके तीन भेद होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज की बात हो गई है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हम शुरू किए हैं जिसमें उसको हम बताते बताते पहुंच गए हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह का होता है। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। इसमें भी अब नाउन क्लॉज की बात हो गई। ठीक है, समय हो गया है और बायोलॉजी वाले सर भी आ गए हैं, तो इसलिए अब एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है ना। और बाकी इसमें अगर कहीं आपको असुविधा हो तो आप संपर्क कीजिए, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है।
और ना ही दूसरा ले लो। तो मोइन सर क्लास ले रहे थे और मैं मोबाइल में देखा एक लड्डू कुमार पटेल लड़का है, वो मोबाइल लड़के सोया हुआ है, एकदम पूरा आराम से सोया हुआ है। लड्डू कुमार पटेल उसका नाम है, देखे थे अभी हम। तो ऐसा मत समझो लोग, यहाँ बैठकर हम लोग वाच भी करते रहते हैं कि कौन लड़का सोया है, कौन गंजी पहन के बैठा है और कौन किस भेष में बैठा है। तो हर चीज का यहाँ वाच किया जाता है। और ऐसा मत समझिए कि आपसे हमारी भेंट नहीं होगी, क्लास में तो आना ही है, इसलिए थोड़ा होशियारी से बैठिए और थोड़ा ठीक से पढ़ते उड़ते रहिए, नहीं तो भेंट होने पर समझ ही रहे हैं बाकी बात। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। बंद बाबा ये रहे खुला है, कौन बात है, राय दी सर यहाँ से डायरेक्ट ऑफ कर दो। दिखाई पड़ जाता है। कमेंट ना दिखाई सर, खाली लेकर उनका फोटो दिखाई। कमेंट खोलें तो चैट के ना देख पाए लोग। चैट वाला खोला जाता तो लड़का अपने में चैट करे लगा था उसमें तो काल वर्ष में तो हमार ठीक हो रहे तो घारी में कहीं बैठल बड़ी। तो फिर फायदा हमारा की जरूरत है। फायदा ये होगी सर, रोगा बच्चा सन जो काम की कॉपियाँ यहाँ दिखा दोगे तो कॉपियाँ कैमरा के सामने दिखा दियो सन फोटोआ में। हाँ इतना होता है ना हैंग कर जम तो दूसरा रही, फिर हैंग कर दे जम तो फिर 4 गो दूसरा रही। जन अपन कैमरा खोल ले होगी कदम की लिख लिया है, बना लिया लोग तो कॉपिया कैमरा के सामने कर दो। आवाज खोल जाए तो समस्या बा, चैट खोल जाए तो समस्या बा। एगो बैटरी 40 रुपया, कथी बा एगो बैटरी है 40 रुपया का। देखिए ना, है देखिए सर 40 रुपया की बैटरी है। तो बढ़िया लगे हैं सब, कितना में जाइए तो सर। टेस्टर बा, टेस्टर टेस्टर तो कितना टेस्टर होता एगो एक दिन है? पची नहीं माइको है। हम कंपनी की लोग किताब दिखाओ तो खुल के बैठा है। तुम तो देखाइए नहीं। तो वही में कॉलम रोग सामने से काम तो दिखाए लगी उसमें। हाँ तो हमारे मोबाइल में दिखाई पड़ेगी। किताब दिखाओ, हाथों में मोबाइल लेकर किताब दिखाओ, कौन कौन लेकर बैठा है।
यहाँ जो ऑन करी सर। पिछले क्लास में बाबू हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहा है मानव स्वास्थ्य और रोग, उस कड़ी में हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र शुरू किए हुए हैं। और इस प्रतिरक्षा तंत्र में हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, कितने तरह का होता है, सहज प्रतिरक्षा, उपादित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम बताए होंगे कि एक होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये दोनों बात हम आप लोगों को बताए होंगे। और कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था उसके बाद एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। फिर हमने आप लोगों को बताया उसके बाद वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। ये बात हम सबको बता दिए हैं। अब सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी कड़ी में एलर्जी। एलर्जी क्या होता है और उसके बाद पढ़ना हम लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज। एलर्जी मतलब हिंदी में एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज जिसका बाबू माने होता है स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन या 35%। ये टॉपिक हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आप सारे लोग क्लास ज्वाइन कर लिए हैं। सबसे पहले आप लोग दिखाइए, आप लोग अपना अपना किताब कैमरा के सामने कीजिए तो थोड़ा हम देखें कि कितने बच्चे कैमरा के सामने अपना किताब कर रहे हैं। दिखाओ अपना किताब कैमरा के सामने। हाँ, किताब दिखाई पड़ रहा है। विश्वनाथ कुमार यादव, पन्नालाल कुमार, दिलीप कुमार। चलिए ठीक है, किताब खोलिए पहले बाबू। आप लोग टॉपिक निकालिए, हम देख रहे हैं। किताब दिखाइए। अरविंद कुमार, इकराम अंसारी। चलो ठीक है। खुसरू आलम, आप टॉपिक बाबू निकालिए एलर्जी। हम एलर्जी पढ़ाने जा रहे हैं। हम सब बात कर रहे हैं, आप लोग किताब वास्तव में खोलते हैं कि नहीं, आप सोए हैं कि जगे हैं। यहां से हम लोग वही काम कर रहे हैं। कैमरा के सामने बाबू किताब लाओ, हम देख रहे हैं, सबका चेक कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है जी। रोशन कुमार, प्रतिरक्षा तंत्र टॉपिक निकालो और उसमें देखो मिलेगा आप लोगों को। चलिए बाबू, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें दिलीप कुमार दिखाई पड़ रहे हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया। हम दिखा रहा है ना, अंगूठा दिखा रहा है, देख रहे हैं। और दांत मत दिखाओ, पढ़ाई करो मन लगा के। समझ में आया? तो आप लोग एलर्जी बाबू देखिएगा। एलर्जी टॉपिक में सबसे बड़ी बात है कि जैसे इस साल तो कोरोना के चलते हम लोग बहुत परेशानी हुई और आप लोगों को ज्यादा दावत नहीं मिला, हमको भी ज्यादा दावत नहीं मिला। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कहीं जाते हैं, अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर हम दूसरे शहर में जाते हैं, खासकर महानगर में, जैसे दिल्ली में जाइए, कलकत्ता जाइए। आप ऐसा होता है कभी कभी हम कहीं जाते हैं, वहां जाने पर हम बीमार पड़ जाते हैं। हम घर से गए स्वस्थ, अब जब उस जगह गए तो वहां पहुंचने पर हमारे सिर में दर्द होने लगा।
ठीक है, आंख में दर्द होने लगा या आंख में जलन होने लगा, बहुत तरह का समस्या हो जाता है। फिर हम 2-4 दिन तक वहां रहते हैं, समस्या होता है, और समस्या होने के बाद जब हम वहां से लौट के आ जाते हैं अपने घर, तो फिर ठीक हो जाता है, या वही कुछ दिन तक रहने के बाद धीरे धीरे ठीक होता है। तो ये क्या है? यही एलर्जी के चलते होता है। जैसे आप लोग सुनिएगा, बहुत लोगों को धूप से एलर्जी है, धूप में जैसे बाहर आएंगे पूरे शरीर पर चक्का चक्का हो जाएगा। बहुत लोगों को ठंडा से एलर्जी है, बहुत लोगों को केला खाने से एलर्जी है, और बहुत लोगों को अमरूद खाने से एलर्जी है। तो ये एलर्जी है क्या? तो कह रहा है कि बाह्य वातावरण में उपस्थित या वातावरण में उपस्थित कुछ खास प्रतिजन के प्रति हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र का विशेष अनुक्रिया होता है, उसी को एलर्जी कहते हैं। क्या है एलर्जी? तो वातावरण में मौजूद, कहाँ मौजूद? आउटर इन्वायरमेंट में, हम जहां हैं वातावरण में मौजूद, या हमारे सराउंडिंग, हमारे परिवेश में मौजूद, ठीक है, हमारे परिवेश में मौजूद कुछ खास प्रतिजन के प्रति हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, कुछ खास प्रतिजन के प्रति हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अत्यधिक अनुक्रिया करने लगता है। क्या करता है? अत्यधिक अनुक्रिया करने लगता है। उसी को कहा जाता है क्या? एलर्जी। यानी एलर्जी को हम कहेंगे कि वातावरण में मौजूद, जैसे हम सपोज करो ये हमारा सराउंडिंग है और यहां पर हम हैं, ठीक है, हम यहां पर हैं, तो ये कह रहा है कि हमारा सराउंडिंग, इसमें मौजूद कुछ खास प्रतिजन, सारे नहीं, कुछ खास प्रतिजन के प्रति हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, कुछ खास प्रतिजन के प्रति हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम विशेष अनुक्रिया करने लगता है, उसी को एलर्जी। वातावरण में मौजूद कुछ खास प्रतिजन के प्रति, अब बता रहे हैं प्रतिजन क्या होता है, ये आप ऐसे समझिए कि वातावरण में मौजूद कुछ खास चीज के प्रति या कुछ खास प्रतिजन के प्रति हमारा प्रतिजन कुछ ज्यादा ही ज्यादा रिएक्ट करने लगता है, कुछ ज्यादा ही अनुक्रिया दिखाने लगता है, इसी को कहते हैं एलर्जी। और जिसके चलते शरीर में एलर्जी होता है उसे एलर्जीन का, जिस किसी भी कारण के चलते हमें एलर्जी हो जाती है उसे क्या कहता है? एलर्जीन। क्या कहते हैं बाबू? एलर्जीन। एलर्जीन, ठीक है, तो एलर्जीन कहते हैं। एलर्जीन कैसे? एलर्जीन क्या करता है बाबू? तो एलर्जी कर देता है, एलर्जी। अब एलर्जीन कैसे? जैसे कभी आप लोग स्कॉलर पढ़िएगा, म्यूटाजेन, जिससे म्यूटेशन होता है, म्यूटाजेन, कार्सिनोजेन, जिससे कैंसर हो जाता है, उसी तरह से एलर्जीन, जिससे एलर्जी होता है। तो एलर्जी क्या है? तो वातावरण में मौजूद या हमारे परिवेश में मौजूद कुछ खास प्रतिजन जिससे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कुछ विशेष ही अनुक्रिया करने लगता है, उसको एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी जिसके चलते होता है उसे एलर्जीन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके चलते एलर्जी हुआ, एलर्जी का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? जैसे धूल हो, आप घर से बाहर निकले, धूल हो, हवा में मतलब ज्यादा धूल हो, धूल, बहुत पौधों की परागकण, धूल, कराए की परागकण, डेंड्रफ वगैरह, ठीक है, बहुत सारे पौधों के कुछ बीज जो पंखनुमा बीज होते हैं, जैसे ठंडा के दिन में देखिएगा सड़क के किनारे बाबू जो कांटा वाला होता है ना वृक्ष, जिसमें फूल होता है पीला पीला कलर का, उसका रुई जैसा निकलता है बीज, वो नाक में घुस जाता है, कान में घुस जाता है। तो धूल हो, धूल में चिचड़ी हो या धूल हो, परागकण हो, डेंड्रफ हो, बहुत सारे चीज होते हैं जिनसे एलर्जी हो जाता है। ये सब एलर्जी के उदाहरण है। तो अब है कि अगर एलर्जी का लक्षण क्या है, कैसे माना जाएगा कि एलर्जी हो गया, कैसे मानेंगे कि एलर्जी हो गया? एलर्जी किसके चलते हुआ? तो एलर्जीन के चलते हुआ, एलर्जीन के चलते एलर्जी हुआ। अब इस एलर्जी का सिम्टम क्या हुआ, लक्षण? मान लो हम कहीं गए
अपने घर छोड़कर दूसरे शहर में गए, कहीं खास काम में गए, वहां हमको एलर्जी हो गया। तो एलर्जी का लक्षण क्या होता है कि आप वहां जाने पर छींकने लगिएगा, आंख आपका लाल हो जाएगा, ठीक है, आंख लाल हो जाएगा, आंख में जलन होने लगेगा, आप छींकने लगिएगा, नाक से पानी गिरने लगेगा। ये कॉमन लक्षण होता है। क्या क्या? तो नाक से पानी गिरने लगेगा, आप छींकने लगिएगा, मतलब खांसी हो जाएगी आपको, आप खांसने भी लग सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, आंख में जलन हो सकता है, ये सब, सिर चक्कर देने लग सकता है, ये सब एलर्जी का लक्षण। क्या? नाक का बहना या नाक से पानी गिरना, आंख में जलन होने लगना, सिर चकराने लगना या सिर में दर्द हो जाना, खांसी हो जाना, ये सब एलर्जी के खास लक्षण। पर एलर्जी होता कैसे? एलर्जी होता कैसे है? कह बाबू कि जो इम्यून सिस्टम है ना, प्रतिरक्षा तंत्र, इसमें खास कोशिका होता है, इसे कहते हैं मास्ट सेल। याद रखना, कौन से बाबू? मास्ट सेल। मास्ट कोशिकाएं या मास्ट सेल, ये आपका ये भी एक तरह का कोशिका है जो प्रतिरक्षा तंत्र का एक अंग होता है। मास्ट सेल या मास्ट कोशिका, ये कुछ खास तरह की रसायन स्रावित करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हिस्टामिन। क्या कहते हैं? हिस्टामिन या सेरोटोनिन। कह रहा है कि ये जो मास्ट कोशिकाएं हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र का अंग है, हमारे शरीर का अंग है, इस मास्ट कोशिका के द्वारा जो हिस्टामिन या सेरोटोनिन नामक खास रसायन निकलता है, इसी के चलते एलर्जी। काहे एलर्जी होता है? तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी तंत्र का एक खास कोशिका, इसका नाम है मास्ट सेल या मास्ट कोशिकाएं। इससे बाबू क्या निकलता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक खास रसायन। यही दोनों रसायन एलर्जी का मुख्य कारण होता है। यानी कि शरीर में मास्ट सेल हटा दिया जाए, नहीं रहे, तो एलर्जी नहीं होगा। ये क्या होता है कि जब कुछ, जैसे जो एलर्जीन है वो हो जाएगा एंटीजन, प्रतिजन हो जाएगा। अब एलर्जीन के प्रति, कुछ खास चीज के प्रति हमारा प्रतिरोधी तंत्र कुछ खास अनुक्रिया किया, जिससे एलर्जी हो गया। एलर्जी क्या होगा? वही आंख में जलन होने लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा, छींकने लगेंगे, खांसने लगेंगे, कभी कभी चक्का भी हो जाता है शरीर पर। ये एलर्जी हुआ। एलर्जी क्यों हुआ? तो शरीर में जो आपको मास्ट कोशिका है, वो खास तरह का रसायन निकाल देता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इसके चलते एलर्जी होती है। ठीक है, अब इसका दवा क्या है भाई? इसका अगर एलर्जी हो जाए तो इसका दवा क्या है? कह रहा है कि जब एलर्जी हो जाए तो उससे बचने का उपाय है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन मतलब क्या हुआ? इस रसायन का विरोधी रसायन एंटीहिस्टामिन, एड्रिनलिन एक तरह का हार्मोन हुआ या रसायन भी कह सकते हैं, और स्टेरॉयड हार्मोन, एंटीहिस्टामिन, एड्रिनलिन या स्टेरॉयड हार्मोन लेने से एलर्जी का लक्षण धीरे धीरे घट जाता है। एलर्जी, ठीक है, एलर्जी क्या है? तो वातावरण में मौजूद या हमारे परिवेश में मौजूद कुछ खास प्रतिजनों के प्रति या कुछ खास चीजों के प्रति हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की एक अत्यधिक अनुक्रिया या अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी का। हम जहां हैं, हमारे परिवेश में कुछ खास चीज है जिसे एलर्जीन कहते हैं, उसके प्रति हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कुछ खास अनुक्रिया करता है, उससे एलर्जी हो जाता है। एलर्जी जिस चीज के चलते होता है उसे क्या कहते हैं? एलर्जीन। एलर्जी मतलब हुआ एलर्जी काउजिंग एजेंट। जैसे धूल में चिचिड़ी, परागकण, डैंड्रफ, ये बहुत सारे चीज होते हैं जिससे एलर्जी हो जाता है। एलर्जी क्या होता है भाई?
तो हमारे शरीर में कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जो कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र के अंग है, मास्ट कोशिका। उससे खास तरह का रसायन स्रावित होता है, इसका नाम है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। यही हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक रसायन के चलते एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी रोकने का क्या उपाय है कि आप एंटी हिस्टामिन या एड्रेनलिन या स्टेरॉयड हार्मोन को जब हम दवा के रूप में लेते हैं तो धीरे धीरे एलर्जी का लक्षण घट जाता है या ठीक हो जाता है। बात समझ में आया? और एक और खास बात तो याद रखिएगा, कई बार अपेक्षित सवाल में आएगा, एलर्जी के प्रति शरीर में जो एंटीबॉडी बनता है वो आईजीई टाइप का होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं? आईजीई ये एक तरह का प्रतिरक्षी अणु हुआ। क्या हुआ? प्रतिरक्षी अणु हुआ। इसे क्या कहेंगे? एंटीबॉडी। तो एलर्जी के खिलाफ, एलर्जी के को रोकने हेतु या एलर्जी के खिलाफ हमारे रोग प्रतिरोधी तंत्र के द्वारा जो प्रतिरक्षी अणु बना वो आईजीई वाला होता है, आईजीई टाइप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एलर्जी के समय या एलर्जी के चलते हमारे शरीर में किस तरह का प्रतिरक्षी विकसित होता है, प्रतिरक्षी अणु आईजीई टाइप का। चार चॉइस रहेगा, आईजीई, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी। तो अब क्या मानेगा? आईजीई। या ऐसा भी पूछा सकता है सवाल उलट करके कि आईजीई टाइप के प्रतिरक्षी अणु बनते हैं, किन खास परिस्थितियों में आईजीई टाइप के प्रतिरक्षी अणु बनते हैं? दे देगा किसी जीवाणु के या क्षय रोग के जीवाणु के अंदर शरीर में अंदर जाने से, और या दे देगा कि अत्यधिक तापमान में रहने से, या किसी चीज के प्रति एलर्जी होने से। चार चॉइस दे देगा, ये याद रखना है, माफ किया, ठीक है। और कह रहे बाबू कि अगर टेस्ट, अगर जैसे कि किसी को एलर्जी हो जा रहा है तो आपको एलर्जी काहे हो जा रहा है, बार बार किस चीज से एलर्जी है, इसका जब आप चेक कराने जाते हैं तो इसका टेस्ट भी होता है कि किस चीज से एलर्जी हो जाती है। तो किस एलर्जी चेक करने के लिए कि आपको वास्तव में किस चीज से एलर्जी है, इसके लिए कह रहा है कि शरीर में जानबूझकर कुछ एलर्जी पहुंचाए जाते हैं, ठीक है, और तब उसकी शरीर में अनुक्रिया देखी जाती है, उससे टेस्ट कर लिया जाता है कि इससे आपको एलर्जी। मतलब जब आप एलर्जी का टेस्ट करा जाइएगा तो कुछ चीज जिससे आप जनरली एलर्जी होता है, आप बताइएगा, आपसे डॉक्टर पूछेंगे, राय लेंगे, उनको डाउट होगा कि इन्हीं चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है, उस तरह के कुछ चीज आपके शरीर में जानबूझकर भेजे जाएंगे और फिर शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके अनुसार एलर्जी का टेस्ट कर लिया जाएगा। कह रहा है कि जो हमारा आधुनिक जो जीवन शैली हो गया है, या जैसे जैसे हम शहरीकरण की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, और हमारे जो आज की जो दिनचर्या है उसके चलते एलर्जी के प्रति हम ज्यादा, हमें एलर्जी हो रहा है और एलर्जी से लड़ने वाली क्षमता हमारी घट रही है और हम ज्यादा एलर्जी के शिकार हो रहे हैं। जैसे मतलब एट प्रेजेंट जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम एलर्जी की तरफ ज्यादा खिंचा रहे हैं, यानी कि एलर्जी से लड़ने की क्षमता हमारी खत्म हो जा रही है। जैसे हम लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, हरा साग सब्जी नहीं खाते हैं, दूध नहीं लेते हैं, ठीक है, हम व्यायाम नहीं करते हैं, तो हमारा जो रूटीन इस तरह का हो गया है, खाने का, पीने का, सोने का, रहने का, जिससे हमको हमारे शरीर की जो एलर्जी से लड़ने की क्षमता है वो दिन पर दिन घटती जा रही है। जैसे आप वॉच कीजिए ना, आपके ग्रैंडफादर या फादर दिन भर धूप में काम करेंगे, कुछ नहीं होगा, आप एक दिन धूप में चले जाइएगा, आपको बुखार लग जाएगा, बुखार आपको लग जाएगा, ठीक है। बहुत लोग हैं कहीं चले जाएंगे, कहीं कुछ भी खा लेंगे, कहीं सो जाएंगे, कैसा मुराद में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि शाम में केला खा लिया तो खांसी शुरू हो जाएगा, बहुत लोग शाम में केला खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये शरीर का बनावट हो गया। लेकिन जनरली देखा जा रहा है कि जैसे जैसे जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, हमारा आधुनिक जीवन शैली, उसमें हमको एलर्जी से लड़ने की क्षमता घट रही है।
हे बाबू यहां से इस टॉपिक से 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, सिर्फ 2 नंबर। एलर्जी क्या है? तो वातावरण में मौजूद कुछ खास प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अत्यधिक जो अनुक्रिया होती है वो एलर्जी कहलाती है। और इसके चलते जो शरीर में प्रतिरक्षी अणु बनते हैं ये आईजी टाइप के होते हैं, आप कहोगे एक नंबर। जिसके चलते एलर्जी होता है उसे एलर्जीन कहते हैं, जिसका एग्जांपल धूल में चिपचिपी पड़ाक, डैंड्रफ वगैरह हो सकता है। एलर्जी काहे होता है? तो शरीर में एक मांस कोशिका होता है जिससे खास रसायन हिस्टामिन और सेरोटोनिन छोड़े जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, इसकी चलते एलर्जी हो जाता है। बचने का क्या उपाय है? जब एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन हार्मोन या स्टेरॉइड हार्मोन अगर दवा के रूप में ले तो हम एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाता है। इसके अलावा आपसे कोई भी प्रश्न आज तक कंपटीशन में नहीं पूछा गया है या 2 नंबर में एकदम आसान है। आप एक बार बुक पढ़ लीजिए, हम जो बोले हैं नोट कर जाइए। ये आपके अपेक्टिव में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है आपका एलर्जी के बाद ऑटो इम्यून डिजीज। कौन टॉपिक है? ऑटो इम्यून डिजीज। तो स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज है स्व प्रतिरक्षा रोग। तो इस ऑटो इम्यून डिजीज में बस इतना ही चीज याद रखिएगा, ये प्रश्न 2 नंबर पूछा सकता है कि कभी कभी आनुवांशिक कारण से या कुछ अज्ञात कारण से हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो अपने ही शरीर के अंग पर हमला कर देती है, जिसके चलते शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग या ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक से क्या है कि कभी कभी कुछ आनुवांशिक कारण या अज्ञात कारण से, कारण पता ही नहीं है कैसे ऐसा हो गया, कभी कभी कुछ आनुवांशिक कारणों के चलते या अज्ञात कुछ कारणों के चलते हमारी प्रतिरक्षा तंत्र इतना ना ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाती है, एक्साइट हो जाती है और अपने ही शरीर के कोशिका पर हमला करती है। इसके चलते जो शरीर में विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग या स्व प्रतिरक्षी विकार, जिसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एग्जाम्पल है, जिसे हिंदी में कहा जाता है आम बाती संधि शोथ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। 4-5 रोग दिया जाएगा, उसमें एक कॉमन रोग रहेगा, इसी को आपको टिक लगाना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है और आपसे 2 नंबर पूछा सकता है कि स्व प्रतिरक्षा रोग से क्या समझते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज से क्या समझते हैं। क्या जवाब होगा कि कभी कभी कुछ आनुवांशिक कारणों के चलते या अज्ञात कारणों के चलते शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही शरीर के कोशिका पर हमला कर देते हैं। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही शरीर के कोशिका पर या अंग पर हमला कर देते हैं और उसके चलते जो विकार उत्पन्न होता है या जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग, जिसका उदाहरण हुआ आम बाती संधि शोथ। बस इसके नाम कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इतना ही याद रखना है। 2 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? स्व प्रतिरक्षा रोग, स्व प्रतिरक्षा रोग यानी प्रतिरक्षा जो तंत्र है शरीर में
उसके चलते होने वाला रोग। जैसे इसका मतलब ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उतना होशियार समझदार नहीं है। अब मान लो वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, उसके पिताजी वहां वो भी है, पिताजी कुदाल चला रहे हैं, वो बैठ गए या थोड़ा देर वो आराम करने लगे और वहां उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बच्चा छोटा है, वो क्या किया, कुदाल लगा चलाने, और वो इतना उत्साहित है कुदाल को लेकर, कुदाल चलाने को लेकर के, कुदाल को 4 बार चलाया और उसके बाद अपना पैर काट लिया। बात समझ में आया? उसी तरह से कह रहा है कभी कभी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो कुछ आनुवांशिक कारण के चलते या कुछ अज्ञात कारणों के चलते, अभी आज पता नहीं है, अज्ञात कारणों के चलते कभी काफी क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है या उत्तेजित हो जाता है और अपने ही शरीर की कोशिका को या उनको हानि पहुंचा देता है। इसके चलते जो नुकसान होता है और जो अंग प्रभावित होता है उसे कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग, जिसका उदाहरण हुआ आमवादी संदेश। इसके अलावा कुछ नहीं। बात समझ में आया? ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, यहाँ से उदाहरण, और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब हमारा अगला टॉपिक है बाबू, अब हमारा अगला टॉपिक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन। पढ़ाई हो रही है ना दिलीप कुमार? तू सिर पर हाथ रख के काहे सोच रहा है? किताब देखो ना, नहीं समझ में आ रहा बाबू। दीपक कुमार, क्या दिक्कत है आपको? अरे हम जितना बोले हैं उसको ध्यान से सुन लो, किताब में टिक लगा लो, उसको लिख डालो, हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खूब ध्यान से बस देखो। अभिनव अरविंद, आप पढ़ रहे हैं कि मोबाइल से बात कर रहे हैं? किताब दिखाइए अपना। चलिए ठीक है। आर्जन कोई दिक्कत है? बस ध्यान से सुनो और किताब पर देखो। हम बस एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा रहे वही किताब में लिखा है और जितना बोल रहे हैं उतना ही याद रखना है, उससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बिल्कुल तनाव मत लीजिए, जितना बोल रहे हैं आप उतना ध्यान से सुनिए और बुक में टिक लगा लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। आप चला गया था अर्जुन पढ़ाई छोड़कर? अब कोई दिक्कत हो तो बोलो। इसलिए तो हमारा बाबू नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फॉइड ऑर्गन, और इसमें हम लोग देख रहे हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन में देखेंगे कि देखिए लिम्फॉइड ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जो प्रतिरक्षा तंत्र में भागने वाले मुख्य कोशिका हैं, ठीक है भैया, जमाल कर वो जहां बनते हैं, परिपक्व होते हैं और वहां से दूसरी जगह फैल जाते हैं, ठीक है। यानी
कि लिम्फाइड ऑर्गन या लसिकाभ अंग, लिम्फाइड ऑर्गन या लसिकाभ अंग क्या होते हैं बाबू? तो कह रहा है कि लिम्फाइड ऑर्गन या लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां पर प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाली कोशिका यानी कि लिम्फोसाइट सेल और मोनोसाइट सेल, ठीक है, ये वे अंग होते हैं लिम्फाइड ऑर्गन जहां लिम्फोसाइट सेल्स कह रहा है कि उनकी उत्पत्ति होती है, जहां ये बनते हैं, उत्पत्ति होती है। मतलब ये लिम्फाइड ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं, लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां लसिकाणुओं की, जहां लसिकाणु कोशिका की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वहां वो परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनका परिपक्वन होता है, मैच्योरेशन। साथ ही साथ उनका वहां से प्रतिरोध भवन होता है, फैलाव होता है, प्रोलिफरेशन होता है। क्या होता है बाबू? प्रोलिफरेशन या फैलाव होता है। बात समझ में आया? फिर से ध्यान दीजिए कि लिम्फाइड ऑर्गन या लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां लसिकाणु कोशिका की उत्पत्ति होती है, वो परिपक्व होते हैं और वहां से उनका प्रतिरोध भवन होता है। यानी कि लिम्फाइड ऑर्गन आर ऑर्गन where origination, maturation and proliferation of lymphocytes takes place. यही होते हैं लसिकाभ। कह रहे बाबू कि वास्तव में हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में क्षमता होता है कि वो बाहरी प्रतिजन को पहचान लेता है, उससे अनुक्रिया करता है और इस घटना को याद भी रखता है। क्या कर रहे बाबू कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें ये खास क्षमता है कि जो हमारे शरीर में बाहरी रोगाणु जाएंगे, वो जो प्रतिजन बनाएंगे, उस प्रतिजन को पहचान लेगा। ये हमारे शरीर का प्रोटीन नहीं है, बाहर से जो जीव आके प्रोटीन बनाया है वो ऐसा प्रोटीन है, वो बाहरी प्रतिजन को पहचान लेता है। कौन? हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पहचान करके उससे अनुक्रिया भी करता है, छोड़ता नहीं है, उससे झगड़ता भी है, लड़ाई भी करता है। कौन हो, क्यों आए, क्या करने आए, भागो यहां से, और इस पूरी घटना को याद भी रखता है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का खास विशेषता होता है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का खास विशेषता है कि वो प्रतिजन को, बाहरी रोगाणु के द्वारा बने हुए प्रतिजन को पहचानता है, उससे अनुक्रिया करता है और इस घटना को याद रखता है। साथ ही साथ हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी में, स्व प्रतिरक्षा रोग में और अंग प्रत्यारोपण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या बोला है बाबू? ये प्रतिरक्षा तंत्र, ये स्टार्टिंग में लिखा होगा, जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लिम्फोइड टिश्यू, उसी में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में पढ़िए। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? स्व प्रतिरक्षा रोग में, एलर्जी के समय और जब अंग प्रत्यारोपण होता है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं कि लिम्फोइड लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां लसिकाणु कोशिका की उत्पत्ति होती है, जहां वो परिपक्व होते हैं और वहां से प्रतिरोध भवन होता है। बात समझ में आया? अब कह रहा है कि लसिकाभ जो अंग होते हैं, ये जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं या लसिकाभ अंग, ये कह रहा है दो तरह के होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरे कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये जो लसिकाभ अंग है, लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग। समझ में आया? लसिकाभ अंग दो तरह के हुए, प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग। प्राथमिक लसिकाभ अंग का बाबू एग्जाम्पल होता है, प्राथमिक लसिकाभ अंग का उदाहरण होता है क्या क्या? तो अस्थि मज्जा और थाइमस। क्या होता है बाबू? अस्थि मज्जा और थाइमस होता है उसका उदाहरण। कह रहा है कि जो लिम्फोइड ऑर्गन है ये दो तरह के हो जाते हैं।
प्राइमरी प्राथमिक लसिका भंग, प्राथमिक लसिका भंग को कहेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड बाबू ऑर्गन, ठीक है। और द्वितीयक लसिका भंग को कहेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब देखिए प्राथमिक लसिका ऑर्गन जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का उदाहरण हो जाता है, क्या बोल रहे हैं, अस्थि मज्जा, मतलब बोन मैरो। बोन मैरो मतलब हुआ जैसे ये कोई बोन है, लंबा बोन शरीर में हड्डी, और इसके अंदर बाबू जो ये गुहा है ना, ये जो कैविटी है, इसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। आप लोग अगर मांसाहारी है, मटन खाते हैं, तो जो हड्डी जो बोन होता है उसके अंदर जो कैविटी होता है, यही होता है आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है। तो कह रहा है कि प्राथमिक लसिका भंग का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो बोन मैरो, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। और दूसरा एग्जांपल होता है थाइमस। क्या क्या उदाहरण है, एक उदाहरण है बोन मैरो और दूसरा उदाहरण है थाइमस। एक को कहते हैं बोन मैरो, दूसरे कहते हैं थाइमस। ये बोन मैरो और थाइमस प्राथमिक लसिका भंग है। और प्राथमिक लसिका भंग वे अंग हैं जहां पर जो लसिकानु कोशिका होते हैं वो अपने एंटीजन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए मैच्योर होते हैं। प्राथमिक लसिका भंग वैसे अंग हैं जहां पर लसिकानु कोशिका अपने एंटीजन से, मतलब जो बाहरी रोगाणु आए और जो अपना प्रोटीन बनाए, जहरीला प्रोटीन, उनके प्रति लड़ने के लिए सक्रिय होते हैं। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये अस्थि मज्जा थाइमस वैसे प्राथमिक लसिका भंग है जहां लसिकानु कोशिका को ट्रेनिंग दी जाती है। इसे हम ट्रेनिंग स्कूल भी कह सकते हैं। इसका लसिकानु कोशिका का ट्रेनिंग स्कूल, जहां ये ट्रेंड होते हैं, जहां ये सीखते हैं कि कैसे हम बाहरी प्रतिजन को पहचानेंगे और उसके प्रति रिएक्ट करेंगे, बाहरी प्रतिजन को पहचानेंगे और उससे अनुक्रिया करेंगे। तो प्राथमिक लसिका भंग वैसे अंग होते हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि जो अपरिपक्व लसिकानु होते हैं, अपरिपक्व लसिकानु वो परिपक्व हो जाते हैं और अपने प्रतिजन के प्रति सीखते हैं, ट्रेंड होते हैं कि कैसे हम उसे अनुक्रिया करें, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये बनते कहाँ हैं लसिकानु कोशिका, तो अस्थि मज्जा में और बोन मैरो, ठीक। बनने के बाद बाबू वहां से वो ट्रांसफर हो जाते हैं द्वितीयक लसिका भंग में। अब इसका बुक में उदाहरण मिलेगा बहुत सारा, आप देखिएगा। इसका उदाहरण बाबू होगा एस्प्लीन। एस्प्लीन का वो कहते हैं हिंदी में प्लीहा। एस्प्लीन को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्लीहा। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का उदाहरण होता है एस्प्लीन, टॉन्सिल, ठीक है। उसके बाद लिम्फ ग्लैंड, एस्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया, लिम्फ ग्लैंड हो गया, और एक और दिया होगा क्षुद्रांत के पियर पैच, यानी कि जो छोटी आंत होते हैं उसमें भी खास पार्ट होता है, उसे कहा जाता है क्षुद्रांत का पियर पैच। ये सारे जो हैं ये द्वितीयक लसिका भंग के उदाहरण हैं। तो द्वितीयक लसिका भंग क्या होते हैं, तो द्वितीयक लसिका भंग वैसे होते हैं जहां लसिकानु कोशिका
बाहरी प्रतिजन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी कि लड़ाई का मैदान हो गया सेकेंडरी लिम्फोइड। बात समझ में आया? अस्थि मज्जा थाइमस हो गया ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग कैंप, जहां ये ट्रेंड होते हैं। कौन ट्रेंड होते हैं भाई? लश्कानु कोशिका ट्रेंड होते हैं कि कैसे अपने दुश्मन को पहचानिएगा, कैसे मारिएगा। जैसे बाबू जब सेना में बहाली होती है, चाहे ऑफिसर की चाहे सोल्जर की, तो आप सुनिए ना, पहले ट्रेनिंग दिया जाता है 6 माह का, 3 माह का, 1 साल का। और ट्रेनिंग देने के बाद आपको अलग अलग राज्य में अलग अलग बॉर्डर पर भेजा जाता है। बात समझ में आया? ठीक उसी तरह से ये ट्रेनिंग स्कूल है बोन मैरो थाइमस, जहां लश्कानु कोशिकाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप ऐसे अपने दुश्मन को पहचानिएगा, ऐसे मारिएगा। और उसके बाद इसको वहां भेज दिया जाता है जहां इनको लड़ाई करना है, किससे? बाहरी प्रतिजन से। तो जहां इसको लड़ाई करना है बाहरी प्रतिजन से, उसे कहा जाता है द्वितीयक लसिकावन। इसका एग्जांपल होता है एस्पिलीन, टॉन्सिल, लसिका ग्रंथि और क्षुद्रांत के पियर पैच। वो लिखा होगा। एक और बात होगा अपेंडिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं परिशेषिका। अपेंडिक्स इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? परिशेषिका। एक और इसमें क्षुद्रांत के पेयर पैच, यानी कि वो छोटी आंत का एक पार्ट होता है जहां पर ये जाते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछेगा बाबू कि प्राथमिक अंग, प्राथमिक लसिकावन और द्वितीयक लसिकावन में क्या अंतर है, या प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए 2 नंबर में कि प्राथमिक लसिकावन और द्वितीयक लसिकावन में अंतर स्पष्ट करें, तो क्या जवाब होगा? तो लिखिएगा कि प्राथमिक लसिकावन वे अंग होते हैं जहां पर अपरिपक्व लसिकानु कोशिका प्रतिजन से लड़ने हेतु ट्रेंड होते हैं। ठीक है? प्राथमिक लसिकावन वे अंग होते हैं जहां पर लसिकानु कोशिका अपने प्रतिजन से अनुक्रिया करने हेतु सीखते हैं या ट्रेंड होते हैं। जबकि अब वहां उदाहरण दे दीजिए बोन मैरो और थाइमस। जबकि द्वितीयक लसिकावन वे अंग होते हैं जहां पर लसिकानु कोशिकाओं की प्रतिजन से अनुक्रिया होती है। ठीक है? इसका उदाहरण दे दीजिए ये सब, बस 2 नंबर में काफी है। अब इसी को अब आप हम लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है इसके बारे में। तो कह रहा है कि भाई अस्थि मज्जा, बताएं ना अस्थि मज्जा क्या होता है। आप देखिएगा कि जो बोन होते हैं ना, बोन लंबा लंबा बोन, ठीक है? तो ये बोन है अस्थि मज्जा, और इसी बोन में आपको इस तरह का संरचना होता है नली का, इसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। और इसी अस्थि मज्जा में आपको सारे रक्त कोशिका बनते हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, सारी चीज यहां बन जाते हैं। कहां? तो अस्थि मज्जा। बात समझ में आया? उसके बाद कह रहा है ये क्या है भाई? थाइमस। तो थाइमस कह रहा है बाबू कि आपका हार्ट के नजदीक एक सपाली लोब संरचना होता है। कौन? जो थाइमस है वो सपाली के आकार का, मतलब लोब स्ट्रक्चर, जैसे लोब 2 लोब में बटा हुआ, जैसे मान लिया जाए ये 2 लोब में बटा हुआ संरचना हुआ, एक लोब स्ट्रक्चर होता है, सपाली जिसे कहते हैं हिंदी में, बुक में लिखा होगा, फिगर भी दिया होगा। कह रहा है कि सपाली के आकार का संरचना होता है हृदय के पास। कौन? थाइमस। कह रहा है कि जन्म के समय इसका आकार बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है इसका आकार छोटे होते जाता है। ठीक है? काम दोनों का सवाल है। उसके बाद कह रहा है स्प्लीन, जिसे प्लीहा भी कहा जाता है। स्प्लीन क्या कहते हैं? प्लीहा। कह रहा है ये सेम के आकार का संरचना होता है स्प्लीन। अब आप याद रखिएगा स्प्लीन के बारे में कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का स्टोर हाउस भी कहा जाता है और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है।
स्प्लीन जो है इसका कॉमन नाम है ब्लड बैंक। आपसे कंपटीशन में बाबू पूछा जाएगा कि विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ब्लड बैंक। किसे कहते हैं? स्प्लीन को। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? प्लीहा। काहे बाबू ऐसा? याद रखिए स्प्लीन रिजर्वायर ऑफ आरबीसी होता है। रिजर्वायर मतलब हुआ कि जैसे बाबू हम लोग यहाँ गेहूं की जब फसल खत्म हो जाती, गेहूं का फसल काट कर आता है तो क्या होता है कि बड़े बड़े ड्राम में गेहूं भर कर रख दिया जाता है। ड्राम भर कर रख दिया जाता है कि हम बाद से खाएंगे, और जब जो यूज करना है उसको बाहर थैला में रखा जाता है, बोरा वगैरह में रखा जाता है। जब बोरा वाला खत्म हो गया तो हम जो ड्राम रखते हैं ड्राम को खोलते हैं। जिसे कहा जाता है ना कि अब जैसे मान लिया जाए अभी दिलीप कुमार देखे पढ़ रहे थे, जो गेस्ट लोग आएंगे, पाहुन लोग आएंगे, पढ़ाई में क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ हर साल 5 ग्राम गेहूं रखा जाता है, मतलब 5 क्विंटल। 3 ग्राम में काम हो जाता है, 2 ग्राम जब दाम बढ़ता है तो बेच देते हैं। इन खाने से ज्यादा अनाज होता है, तो कुछ आप यूज में रखिए बाहर और कुछ रखते हैं ड्राम में पैक करके। तो उसी तरह से रिजर्व रखने वाला, रिजर्वायर मतलब हो गया रिजर्व करके रखने वाला। तो आरबीसी लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड कार्पस्कल, जो लाल रक्त कणिका का आरबीसी का ये स्टोर हाउस होता है। रिजर्वायर का सिंपल सेंस कर सकते हैं स्टोर हाउस, और इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। जी क्या करते बाबू? ग्रेवयार्ड इसका नहीं होता है कब्रगाह। एक मिनट ग्रेवयार्ड उड़ा क्या दे होता है? कब्रगाह। नहीं को उड़ा मतलब ये वही बड़ा उड़ा नहीं लाल कोशिका का आरबीसी का स्टोर हाउस भी कहलाता है और कब्रगाह भी कहलाता है। बात समझ में आया? ये याद रखिएगा। एक और खास बात, इसको हम द्वितीयक लसिका में कैसे कह देते हैं, यानी कैसे इसको लसिकानु कोशिका की लड़ाई का मैदान माना जाता है। कह रहा है कि वास्तव में क्या होता है कि स्प्लीन जो है टाइम हो गया सर। ये ब्लड में जो जाते हैं आपको रोगाणु, जो ब्लड में जो पहुंच जाते हैं सूक्ष्मजीव, ठीक है, रोगाणु। तो इसमें जो लिम्फोसाइट्स, यहाँ जो लिम्फोसाइट सेल होते हैं, जो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसको मार डालते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है द्वितीयक लसिका। स्प्लीन का तो ये सब कॉमन बात बता दिए। प्लीहा का इसमें कह रहा है कि इसमें जो रक्त में जो पहुंच जाते हैं सूक्ष्मजीव, जो रोगाणु या सूक्ष्मजीव, वो स्प्लीन में जो होता है लिम्फोसाइट से उसको पकड़ता है, उसको मार डालता है। यही काम टॉन्सिल में भी होता है। लिम्फ ऑर्गन, लिम्फ ग्लैंड, लसिका ग्रंथि। तो लसिका ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? लसिका शिरा में। अब आप पढ़े होइएगा कि आपके शरीर में 2 तरह के तरल पदार्थ पाए जाते हैं, रक्त यानी कि ब्लड, और दूसरा होता है लसिका। तो रक्त या रुधिर लाल रंग का होता है, और लसिका स्ट्रो येलो कलर। पुआल आप लोग देखे हैं ना, तो हल्का पुआल मतलब स्ट्रो येलो कलर, वो लाल नहीं होता है। काहे? रक्त लाल होता है, उसमें आरबीसी पाया जाता है। रक्त लाल होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, और लसिका में नहीं पाया जाता है। तो रक्त जो है, रक्त क्या होता है? वो एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र जिससे फ्लो होता है। इसमें हार्ट होते हैं, आर्टरी और वेन होते हैं, हृदय धमनी शिरा होता है। उसी तरह से आपका लिम्फ भी एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, लसिका तंत्र। क्या बनाता है? आपका लिम्फ भी बनाता है लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं, लसिका शिरा। अब ये लसिका शिरा, सपोज कीजिए ये आपका लसिका शिरा है। ये क्या है? लसिका शिरा है। जैसे आप लोग पढ़े, नाम सुने बाबू आप लोग धमनी का, शिरा का। धमनी में बहता है शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त। उसी तरह से मान लिया जाए लिम्फ ग्लैंड है, ये लसिका शिरा है।
तो इसी लसिका शिरा में बीच बीच में लसिका ग्रंथियां होती हैं। बीच बीच में क्या होती हैं? लसिका ग्रंथियां होती हैं। और ये क्या करेंगी, और इस लसिका ग्रंथि में, ये लसिका शिरा हो गया, लिम्फ वेसल्स, उसमें बीच बीच में लसिका ग्रंथि है। लसिका ग्रंथि क्या करेंगे कि इस लिम्फ में या लसिका में जो सूक्ष्म जीव आ गए हैं वो यहाँ पर फंस जाएंगे और यहाँ लसिकानु कोशिका उसको मार डालेंगे। बस यही मेन चीज है। आपसे बाबू इस टॉपिक पे प्रश्न बनेगा, प्राथमिक लसिका भ्रूण और द्वितीयक लसिका भ्रूण में क्या अंतर है? बेसिक बात याद रखिए। यहाँ से बाबू ऑब्जेक्टिव बनेगा इस टॉपिक से। अच्छा, तुम्हारे बुक में देखना, इस टॉपिक में लास्ट में सब दिया होगा माल। क्या दिया बाबू? माल। किताब खोल के देख रहा है सब कोई? इसमें लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है माल। तो माल क्या होता है? सबसे लास्ट में देखो लिखा होगा, मार्च का माने होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो पूरे शरीर में जो लसिका ऊतक है उसका अकेले 50%। ठीक है, कितना होता है? 50%। मार्च का माने होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो कह रहा हूं कि आपका जो पाचन ग्रंथि है, ठीक है, आपका जो पाचन ग्रंथि है उस पाचन ग्रंथि में देखिएगा, कह रहा है कि जो पाचन ग्रंथि, तो हम लोग पढ़ा ना कि छोटी आंत, बड़ी आंत, भोजन नली, तो उसमें कई सारे लेयर के बने होते हैं ना। आप सब काटिएगा, 11th में पढ़ना था। पेरिटोनियम सबसे बाहरी लेयर होता है, उसके बाद पेरिटोनियम या सेलोसा, मस्कुलारिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो जो पाचन जो नली है, जो श्वसन नली है, या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो मूत्र जनन पथ कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? मूत्र जनन पथ, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो पाचन नली, श्वसन नली, ठीक है, पाचन नली या श्वसन नली या जो मूत्र जनन पथ है, इनके जो इनर लेयर है जिसे कहा जाता है म्यूकोसा लेयर। कितने कहते हैं? म्यूकोसा लेयर। तो इस म्यूकोसा लेयर पर जो सारे टिश्यू होते हैं, लिम्फ टिश्यू, उनको कहा जाता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा क्या हुआ? तो म्यूकोसा आप कर सकते हैं कि श्वसन नली या पाचन नली या जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ये जो मूत्र जनन पथ है, उसके सबसे भीतरी परत को, सबसे भीतरी परत, जैसे ये हुआ, अब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि 4 इसमें परत है अलग अलग। तो कह रहा है कि सबसे भीतरी परत जो इसके ल्यूमेन को कैविटी को लाइनिंग कर रहा है, जो सबसे भीतरी परत है, ये वाला परत। तो पाचन नली, श्वसन नली और जो क्या है मूत्र जनन पथ है, उसके सबसे भीतरी परत को आश्रित करने वाली जो म्यूकोसा है, उसमें जो लिम्फ टिश्यू होते हैं उसी को कहा जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये पूरे बॉडी का 50% होता है, लेकिन पूरे बॉडी में जितना बाबू लिम्फ टिश्यू है ना, अकेले इतना में हो जाते हैं, पाचन, श्वसन और मूत्र जनन पथ मिलाकर। इनका लिम्फोइड टिश्यू का वेट पूरे बॉडी का 50% खाली किसमें होता है? तो पाचन, श्वसन और मूत्र जनन पथ मिलाकर। अब आप लोग अब किताब पढ़ लीजिए। अभी किताब कुछ लोग खोले थे और जितना बात बोले उतना ही बाबू याद रखिए, ना आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना 2 नंबर, ना 5 नंबर। और बार बार आप तुम लोग समस्या कर मैंने कुछ कर सर नोट्स लिखवाइए। अगर ऐसा व्यवस्था हो जा रहा है तो हम प्रयास करेंगे, हमारे पास नोट्स है, आप लोगों को पीडीएफ बना के भेज दिया जाएगा टॉपिक वाइज, अगर ऐसा संभव होगा भविष्य में। लेकिन आप थोड़ा सा बाबू मेहनत करोगे ना, तुम्हारा जो तैयारी होगा हमसे बढ़िया हो जाएगा, आप विश्वास करो। लेकिन थोड़ा मेहनत करो। बात समझ में आया? थैंक यू।